यूक्रेन ने रूस के 5 बड़े ठिकानों पर किए हैं हमले। रूस की एयर डिफेंस यूनिट और Su-24 मार गिराने का दावा। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी बमबारी का अलर्ट। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां ओडेसा, माइकोलाइव और खेरसोन में एयर रेड अलर्ट को लेकर बड़ी खबर आई। तीसरी वॉर ब्रेकिंग, जहां 24 घंटे में रूस की यूक्रेन पर 25 एयर स्ट्राइक हुई हैं और 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 5 बड़े मिसाइल अटैक किए हैं। चौथी वॉर ब्रेकिंग होगी, जहां रूस और चीन की आर्मी के बीच तालमेल बढ़ाने की हो रही है कोशिश। चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। पांचवी वॉर ब्रेकिंग, जहां यूएस कांग्रेस के सदस्यों का सनसनीखेज आरोप, यूएस की मदद का कीव तक पहुंच रहा है सिर्फ 20%। छठी वॉर ब्रेकिंग, जहां बखमुट को लेकर बड़ी खबर है। बखमुट में मोर्चे पर तैनात अब 6000 वैगनर लड़ाके अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले की तरफ से किया जा रहा है, इसको लेकर बड़ा दावा। सातवीं वॉर ब्रेकिंग, जहां इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी अब सैटेलाइट लॉन्च की है और ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां सर्विलांस के लिए लॉन्च की गई है OFEK-13 सैटेलाइट। सर्विलांस के लिए लॉन्च की गई है ये सैटेलाइट। इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह सैटेलाइट लॉन्च की है। और फ्रांस की पुलिस की बर्बरता की ताजा तस्वीरें आपके सामने, जहां मैक्रो के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और नजर आ रही है अब पुलिस की बेरहमी। तो फ्रांस में बिगड़ते हालात की तस्वीर आपने देखी। अब 8 ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने होंगी, जहां वॉर जोन से आ रही है विध्वंसक तस्वीरें और बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर आपको बताई, यूक्रेन में रूस के 5 बड़े ठिकानों पर हुए हमले को लेकर कई शहरों में रूसी बमबारी का भी अलर्ट है। हालांकि 24 घंटे में किस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर 5 बड़े मिसाइल अटैक किए हैं। वहीं अब बड़ी खबर आई है किस तरीके से रूस और चीन की आर्मी के बीच अब तालमेल बढ़ाने की हो रही है कोशिश। वहीं यूएस कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से किए जा रहे हैं सनसनीखेज दावे कि यूएस की मदद का सिर्फ 20% ही कीव तक पहुंचा है। हालांकि एक और वॉर ब्रेकिंग, जहां हमने देखा किस तरीके से बखमुट में मोर्चे पर अब 6000 वैगनर लड़ाकों की तैनाती को लेकर सबसे बड़ी खबर आई और सैटेलाइट लॉन्च की गई है। सर्विलांस के लिए लॉन्च की गई सैटेलाइट इजराइल की तरफ से। और साथ ही फ्रांस में बिगड़ रहे हालात, फ्रांस की पुलिस की बर्बरता की ये ताजा तस्वीरें आपने देखी। यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस का ये बड़ा हमला हुआ है और रशियन MLRS ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। तस्वीरें देखिए। इस हमले में यूक्रेनी फौज की भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। इसी तरीके से अलग अलग पोजीशंस पर, यूक्रेनी पोजीशंस पर रूस एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने है कि कैसे अब रशियन MLRS ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। और अब अगली बड़ी खबर, जहां रूस का D-20 होवित्जर से जबरदस्त अटैक हुआ है और रूस ने यूक्रेनी आर्टिलरी को कैसे टारगेट किया, देखिए। यूक्रेनी सैन्य साजो सामान को नष्ट करने का टारगेट किया था और यह दावा किया जा रहा है कि बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। रूस ने अब यूक्रेनी आर्टिलरी को टारगेट करते हुए सारे साजो सामान को नष्ट कर दिया है। दोनों बड़ी ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने होंगी, जहां आपने देखा किस तरीके से यूक्रेनी फौज को भारी तबाही हुई है और इस बीच रूस की तरफ से अलग अलग पोजीशंस पर, यूक्रेन की अलग अलग पोजीशंस पर बड़े हमले किए गए हैं और रूस ने यूक्रेनी आर्टिलरी को किस तरीके से टारगेट करते हुए सारे साजो सामान को नष्ट करने का ये बड़ा दावा किया है। और खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और साथ ही बता दें आपको, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट
ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टिन सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और प्रोफेसर राजन कुमार इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करते हैं सर। वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों पर एनालिसिस करेंगे। एक बड़ी खबर उससे पहले बता दूं, जहां क्रीमिया पर अब रूस की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है और क्रीमिया पर बड़े हमले की कोशिश में यूक्रेन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्रीमिया को लेते हुए नई रणनीति बनाई गई है और अब बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन। क्रीमिया में एयरबेस पर ड्रोन अटैक यूक्रेन कर सकता है। क्रीमिया के चीफ एडवाइजर ओलेग क्राइशकोव का यह दावा है, जहां अब ट्राइस टाइप ड्रोन से अटैक करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन। क्रीमिया में अब एयरबेस के पास भी भीषण धमाका हुआ है और यही है अगली बड़ी खबर, जहां एयरबेस में रूस के बॉम्बर Su-24M तैनात रहते हैं, वहीं पर एयरबेस के पास ये भीषण धमाका हुआ है और क्रीमिया में ड्रोन के जरिए अटैक की आशंका जताई जा रही है। हालांकि रूस की तरफ से दावा यह कि एक ड्रोन को मार गिराया गया। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन मार गिराया। अगली बड़ी खबर, जहां रूस ने यूक्रेन पर भी बड़े हमले किए हैं और रूस ने यूक्रेन की 92 लोकेशंस पर वार किया है। 92 लोकेशंस पर ये बड़े हमले हुए हैं। रूसी हमले में यूक्रेन की 48 इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाया गया है और खबर यह है कि रूस ने S-300 MLRS और टैंक से ये हमले किए हैं। एक और बड़ी खबर है, जहां ब्लैक सी से शुरू हुआ रूस का ये बड़ा मूवमेंट, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले बड़ी खबर, जहां ब्लैक सी में दिखे हैं रूस के 6 शिप और एक सबमरीन। हालांकि ब्लैक सी रूस लॉन्च कर सकता है कैलिबर क्रूज मिसाइल और ब्लैक सी में भी रूसी शिप पर यूक्रेनी इंटेलिजेंस की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक सी में अब दिखे हैं रूस के 6 शिप और एक सबमरीन। तो रूस ने क्या ब्लैक सी में ये बड़ी मूवमेंट शुरू कर दी है? ये 3 बड़ी खबरें एक साथ अब आपके सामने होंगी और इसको लेकर होगा सवाल। जहां सबसे पहले दिखाया किस तरीके से क्रीमिया में ड्रोन के जरिए अटैक की आशंका को लेकर बड़ा दावा किया गया और यूक्रेन की 48 इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए जाने को लेकर भी रूस की तरफ से बड़े दावे हुए। हालांकि रूस की अब ये जो बड़ी मूवमेंट सामने आई है ब्लैक सी पर, विनोद सर मेरा सवाल आपसे है, क्या ये रशिया की मूवमेंट को देखते हुए इस टाइम पर कहना सही नहीं होगा कि रशिया का ये पेस अब कम नजर आ रहा है पहले के कंपैरेटिवली? नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे जिस तरह से वॉर प्रोग्रेस हो रहा है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इनका जो लॉजिस्टिक्स पॉज है वो लॉजिस्टिक्स पॉज नहीं है, लेकिन लॉजिस्टिक्स की कमी होने की वजह से कहीं ना कहीं रशिया पे ये जो साजो सामान जो बाहर से आ रहा है और खूब सारे साजो सामान फायरिंग हो रही हैं और रशिया एक अकेला देश है जो इतने सारे नेटो के साजो सामान देख लीजिए, यूएसए का साजो सामान देख लीजिए, उसको अकेला वो झेल भी रहा है और काउंटर फायरिंग कर रहा है। Exactly. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका लॉजिस्टिक्स धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। कब तक आप इसको, अनंत तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो कम होना ही, कहीं ना कहीं तो कमी नजर आएगी। Right. तो हमको एक और चीज देखने मिल रहा है मैम, कि जो सटीकता से मार करने वाली जो वेपन्स हैं उसकी धीरे धीरे रणभूमि से गायब सा हो रहा है और आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं जो अनगाइडेड रॉकेट्स हैं, इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि जो गाइडेड रॉकेट्स है, या तो वो अंतिम लड़ाई के लिए ये लोग होल्ड कर रहे हैं या यूएसए के खिलाफ की लड़ाई के लिए होल्ड कर रहे हैं, या वाकई खत्म हो गया। So is the reason कि सर स्पेकुलेशंस इसी आधार पर लगाए जाते हैं कि क्या ये कोई स्ट्रैटेजिकल मूव है मिलिट्री सैटेलाइट के मोर्चे पर रूस की, क्या ये बड़ी कामयाबी है? खबर है कि रूस ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजा है और रूसी कामयाबी से नेटो के सामने बड़ी चुनौती है। हालांकि दुश्मनों पर अब रूसी मिलिट्री की पैनी नजर भी रहेगी। इस पर चर्चा से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी रूस की मिलिट्री सैटेलाइट को लेकर, जहां रूस ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। हालांकि सैटेलाइट को सीरियल नंबर के लिहाज से देखें तो कॉस्मोस 2568 असाइन किया गया है और ऐसे ही सोयूज 21V को प्लेसेट्स
स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया है और ये रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी दावा किया गया है। हालांकि रूसी मिलिट्री सैटेलाइट यूक्रेन और नेटो के लिए क्या बड़ी चुनौती है? महत्वपूर्ण सवाल। अब सैटेलाइट के जरिए रूस मिलिट्री की ग्राउंड फैसिलिटी को नियंत्रित कर सकता है और मिलिट्री सैटेलाइट होने की वजह से ही इसके फंक्शंस और फीचर्स को सीक्रेट रखा गया है। हालांकि रूस की जिस मिलिट्री सैटेलाइट को लेकर ये बड़ी बातें सामने आ रही हैं, ये पहली बार नहीं है। अब डेट वाइज इंफॉर्मेशन आपके सामने है, क्योंकि इससे पहले 29 मार्च 2023 का भी वो दिन था जब कॉस्मोस 2560 को लेकर सबसे बड़ी खबर आई थी। इसके अलावा दूसरी तारीख थी 16 अक्टूबर 2022 की, कॉस्मोस 2560 को लेकर बड़ी खबर आई। सितंबर 2022 जहां कॉस्मोस 2555 को लेकर खबर आई। सितंबर 2021 कॉस्मोस 2551 और पांचवी बार जब देखा गया उससे पहले 2018 में कॉस्मोस 2525 को लेकर। लेकिन इस बीच बड़े सवाल जिस पर चर्चा जरूर करेंगे। और जीडी बख्शी सर, आई वुड लाइक यू टू जॉइन इन दिस बिकॉज रूस की तरफ से ये जो बड़े दावे हो रहे हैं, रूस ने मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च क्यों की है, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। रूस की मिलिट्री सैटेलाइट के आखिर निशाने पर कौन है, ये दूसरा बड़ा सवाल होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या अब इलॉन मस्क की स्टारलिंक के जवाब में पुतिन ने ये सैटेलाइट लॉन्च की है। हालांकि महत्वपूर्ण ये भी है कि क्या पुतिन की मिलिट्री सैटेलाइट से पूरे यूरोप पर खतरा बढ़ता जा रहा है। महत्वपूर्ण सवाल सर, जीडी बख्शी सर। देखिए, जो बड़ी देर से अंदेशा है कि रूस जैसे ही स्प्रिंग का जो मट्टी जो मड आई हुई है वो सूख जाती है, जम जाती है, ग्राउंड हार्डन हो जाता है, तो रूस अपना मेजर काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करने की फिराक में है। याद रहे पिछले साल सितंबर उसने 3 लाख अपने रिजर्विस्ट को मोबिलाइज किया था। उसके अलावा कोई 1.5 लाख के करीब नए रिक्रूट्स उसने भर्ती किए हैं, जिनको उसने पूरा ट्रेन किया है, तैयार किया है। और जैसे ही वो समझता है द वेदर विंडो इज ऑल राइट, वो अपना मेजर ऑफेंसिव लॉन्च करेगा। यूक्रेन भी बातें कर रहा है कि वो अपना काउंटर ऑफेंसिव क्रीमिया की तरफ लॉन्च करेगा। हालांकि अगर आपने क्रीमिया पे हमला करना है तो आप उसका इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। जहां तक सैटेलाइट्स का सवाल है, क्वाइट ऑब्वियसली अगर आपको मेजर ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने हैं, आपको सैटेलाइट सर्वेलेंस और कवर बढ़ाना होगा। दुश्मन की क्या चाल है, क्या हरकत है, उसको भी पकड़ना होगा। याद रहे, अमेरिका नेटो के कोई 250 सैटेलाइट, जिनमें से 70 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, लगातार 24/12 इस जो है इस बैटलफील्ड को कवर कर रहे हैं। यूक्रेन को अनप्रेसिडेंटेड जो है बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी हासिल है बिकॉज ऑफ अमेरिकन हेल्प। और जैसे कि आपने बताया, रूस इसे एक बड़ी सफलता मान रहा है। ऐसे में उसके लिए आसान हो जाएगा निगरानी करना। यूक्रेनी फौज की तैयारियों की अब वीडियो सामने आ रहे हैं और हथियारों के साथ यूक्रेनी फौज की ये पूरी पलटन नजर आई है। देखिए, और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से ये लेटेस्ट तस्वीरें जारी कर रूस के खिलाफ बदलती रणनीति को यूक्रेन ने तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की है। और हर मोर्चे पर जिस तरीके से सैनिकों की तैनाती की जा रही है, बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन किस तरीके से विध्वंसक काउंटर अटैक की तैयारी में है। अब यूक्रेन के विध्वंसक काउंटर अटैक के प्लान को लेकर ही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि गर्मियों में यूक्रेन रूस पर जबरदस्त काउंटर अटैक करेगा। हालांकि मई में वेस्ट के घातक टैंक्स और फाइटर से रूस पर हमले की ये तैयारी जरूर है, लेकिन रूस के कब्जे से यूक्रेन के कई क्षेत्रों को आजाद करने का ये जो टारगेट है, क्या यह आसानी से पूरा हो जाएगा? यूक्रेनी रक्षा मंत्री अलेक्सी रेजनिकोव का तो बड़ा दावा यही है। अब यूक्रेन के दावे के बारे में चर्चा से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि मई को लेकर जो स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं। हालांकि स्प्रिंग में यूक्रेन के विध्वंसक काउंटर अटैक का प्लान तैयार किया गया है और यूक्रेन को वेस्ट से मिले आधुनिक टैंक्स का इस्तेमाल अप्रैल और मई में शुरू किया जा सकता है।
और जर्मनी से मिले लेपर्ड और ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक्स यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर जिस तरीके से पोजीशन ले रहे हैं। राजन कुमार सर, आई वांट यू टू जॉइन ऑन दिस, क्योंकि मई तक यूक्रेन अपने रूसी कब्जे वाले इलाके मुक्त कराने में सफल होने की जो कोशिश करेगा, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? आपके पास आती हूं, उससे पहले देखिए किस तरीके से कीव, चानाहाइव, सुमी और इसके साथ साथ खार्किव और केरसों की तरह बाकी जगह से भी मुक्त कराने की ये कोशिश बताई जा रही है। हालांकि यूक्रेनी एयरफोर्स प्रवक्ता यूरी इनाट का तो यही दावा है, कहते हुए कि यूक्रेनी एयरफोर्स को कम से कम 4 मॉडर्न फाइटर जेट्स की तत्काल जरूरत है और पोलैंड और स्लोवाकिया से मिले मिग-29 यूक्रेन की रक्षा के लिए काफी नहीं है और यूक्रेन को अब F-16 या उसी की तरह के मल्टी रोल फाइटर जेट्स की जरूरत भी बताई जा रही है। इसी को लेकर राजन सर, मेरा आपसे सवाल है, क्या इतनी मांग जो बार बार दोहराई जा रही है, बदलते मौसम में ये बैटलफील्ड पर डिलीवर हो रहे टैंक्स भी क्या काफी होंगे? क्योंकि कैसे भूल सकते हैं ज़ेलेंस्की, 20% से ज्यादा यूक्रेन तो वो गंवा चुके हैं। जी बिल्कुल सुरभि, लगभग 20% इलाका अभी रूस के कब्जे में है और वो वैसे इलाके हैं जो कि काफी इंडस्ट्रियलाइज थे, ज्यादातर इंडस्ट्री उसी बेल्ट में है, तो वो तो हो ही चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जितने वेपन्स या जितने रिसोर्सेस यूक्रेन के पास है, उसमें से उसको यूज करके यूक्रेन वहाँ से रशियन आर्मी को नहीं निकाल सकता है। उसको और काफ़ी सहायता की जरूरत पड़ेगी जो कि पश्चिमी देश देने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ तक टैंक की बात हो रही है, तो कुछ टैंक के आने से, चाहे वो चैलेंजर टैंक हो या जो लेपर्ड टैंक है उसकी बात हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रशिया ने भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लिया है और अपनी कैपेसिटी को 1800 टैंक तैयार करके वो तैयार है हमेशा के लिए। तो वैसी स्थिति मुझे नहीं लगता है कि वो निकाल पाएगा। जो तो स्ट्रैटेजी मुझे लग रहा है यूक्रेन का भी है कि अभी जितना भी ऑफेंसिव हो सके हो ले, अगर वो बखमुत या दनियस्क और लुहांस्क एरिया में अपना कब्जा नहीं बना पाते हैं, तो वैसी स्थिति में वो फ्रस्ट्रेट होकर क्रीमिया पे अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन यही वजह है कि डोनेस्क एक ऐसा रीजन है जहां पर रूसी पोजीशंस पर अब यूक्रेन बार बार अटैक करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है। बखमुत का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया। डोनेस्क में रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है और जैवलिन से यूक्रेनी फौज ने जिस तरीके से हमला किया, तस्वीरें जारी कर बड़े दावे किए जाते हैं। यूक्रेनी सेना के हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया गया। Аскольд, фишкуй, пішла. Принял. और यूक्रेन के मारिंका में जबरदस्त बमबारी को लेकर भी अगली बड़ी खबर, जहां एक के बाद एक धमाके हुए हैं और शहर पर कब्जे के लिए रूस यूक्रेन की भीषण जंग जारी है। मारिंका की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, एक के बाद एक कई जगहों पर धमाके होते जा रहे हैं। शहर पर कब्जे की इस लड़ाई में अलग अलग पोजीशंस पर टारगेट करते हुए वार हो रहा है। हालांकि दुश्मन देशों के खिलाफ अब किस तरीके से लंबी लड़ाई की तैयारी है, अगली बड़ी खबर है, जहां क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। मॉस्को अपने सभी मिलिट्री टारगेट्स पूरे करेगा। पेस्कोव की तरफ से कहा जा रहा है कि पुतिन को रूसी नागरिकों का पूरा समर्थन है और रूस के दिग्गज सांस्कृतिक और राजनीतिक नेताओं के साथ डिनर में पेस्कोव की तरफ से इसको लेकर बड़ा बयान दिया गया है। अब तैयारी कैसी है पश्चिम से लंबी लड़ाई को लेकर, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। जहां रूस के खिलाफ पश्चिम हाइब्रिड वॉर अभी काफी वक्त तक चलेगा, सभी सहयोगियों को वॉर के लिए लंबी तैयारी जरूर करनी होगी, इसको लेकर दावा किया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन को रूसी नागरिकों का पूरा समर्थन हासिल है और रूस के लोग भी चाहते हैं कि यूक्रेन में हम अपने हर टारगेट को हासिल कर सकें, हर गोल को अचीव कर सकें। क्रेमलिन प्रवक्ता की तरफ से इसको लेकर बड़ा बयान दिया गया, लेकिन ये बड़ा बयान बड़े संदेश हैं। जिस तरीके से रुख अख्तियार किया जा रहा है, जिस तरीके से वफादारी का हवाला दिया जा रहा है, किस सोच के साथ पुतिन काम करते हुए इस एकजुटता का दावा कर रहे हैं। विनोद सर, मेरा सवाल इसी को लेकर आपसे है, क्योंकि यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं उसके तहत ये बदलती स्ट्रैटेजी में इस तरीके की बयानबाजी क्या संकेत देती है? देखिए, आपने बिल्कुल इसको अपने फ्लोर ग्राफिक्स पे कैप्चर किया हुआ है, फुल एंड फाइनल तैयारी। ये जो फुल एंड फाइनल तैयारी है, ये किस चीज की ओर तैयारी है, ये हमें देखना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा यूक्रेन को निस्तानाबूद करने का उनका तैयारी नहीं है। उनका ये है कि एक पोर्शन को ऑक्यूपाई कर लें और पेपर पे आए और इसको इनका जो फाइनल जो रिक्वायरमेंट था कि नेटो का एक्सपेंशन ना
हो उस पे कोई ना कोई निष्कर्ष निकल आए। आई डोंट थिंक इसके अलावा और कोई इनका कोई इशू है नेटो के एक्सपेंशन हाइब्रिड नहीं वॉर हो। इज कंसर्न, अब तो हर लेवल पर ये स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है कि नेटो के देशों का भी घेराव किया जा सके। स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स की तैयारियों को रूस की तरफ से आंका जा रहा है। अब ट्रेनिंग एक्सरसाइज में जुटे हैं 3000 रशियन ट्रूप्स। बड़ी खबर सामने आई और रशियन मेगा ड्रिल में यार्ड्स आईसीबीएम को भी शामिल किया गया। न्यूक्लियर फोर्स को वॉर रेडी बनाने की रूस की इस तैयारी को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जीडी बख्शी सर, आप इसको लेकर कुछ कहना चाहते थे, हालांकि यहाँ सवाल हाइब्रिड वॉर के साथ साथ यार्ड्स को लेकर भी है। देखिए, मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि दिस इज नो लॉन्गर हाइब्रिड वॉर, दिस इज फुल स्केल वॉर। इससे ज्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हमने आज तक नहीं देखा इस सदी में, ना पिछली सदी में। ठीक है, ये फुल स्केल वॉर है विच रिजेंबल सम ऑफ द बैटल्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के फाइनल फेजेस की बैटल। जितनी इंटेंसिटी से ये लड़ी जा रही है, जितना इसमें इक्विपमेंट झोंका गया है, ना इराक में, ना क्या कहते हैं लिबिया में, ना अफगानिस्तान में, कहीं नहीं देखा गया है। जिसको हाइब्रिड वॉर कहना हम बंद करें। दूसरा, ये यूक्रेन का बड़ा सारा प्रोपेगेंडा आ रहा है कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। जहां तक मेरा एनालिसिस है, उनके काफी मुसीबत आने वाली है जैसे ही ग्राउंड हार्डन होता है और रशिया का मेन काउंटर ऑफेंसिव शुरू होगा, तो यूक्रेन को बड़ी तकलीफ बढ़ने वाली है। बड़ी बातें आपने कही है सर, फुल स्केल वॉर, और दूसरा आने वाले वक्त में यूक्रेन के लिए बढ़ सकती है मुश्किल। लेकिन सर, बाखमुट को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। मैं आपके पास आती हूं सर इस पर चर्चा के लिए, क्योंकि बाखमुट से अब सामने आया है वैगनर का अंडरग्राउंड बेस, और अंडरग्राउंड बेस में ट्रेनिंग करते हुए वैगनर सैनिक नजर आए हैं। बाखमुट में रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से ये लंबी जंग जारी है, उसके तहत वैगनर सैनिकों की मौजूदगी किस तरीके से यूक्रेन की मुश्किल बढ़ाती जा रही है। और यहाँ अंडरग्राउंड बेस जो नजर आया है, यहाँ पर जारी विशेष स्पेशल ट्रेनिंग को लेकर भी तस्वीरें जारी की गई हैं। बाखमुट में ही किस तरीके से ये ट्रेनिंग हो रही है, तस्वीरें देखिए। और अब बाखमुट में रशियन डिपो में लगी भीषण आग की तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि यहां पर हुए हमले के बाद कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि हमले के दौरान गोला बारूद डिपो में ये आग लगी है। एक के बाद एक कई धमाके गोला बारूद के इस डिपो में होते रहे। आग की लपटें नजर आई। हालांकि इस तस्वीरें सामने आने के बाद डिपो में लगी आग से भारी नुकसान की भी खबर है। ज़ेलेंस्की को सता रहा है बाखमुट में हार का डर, क्योंकि बाखमुट हारते ही भारी मुश्किल हो सकती है। अगली बड़ी खबर यही है, खुद ज़ेलेंस्की कह रहे हैं ऐसा हुआ तो हम बैकफुट पर हैं, इसके बाद हम पर समझौते का भारी दबाव होगा। अब ज़ेलेंस्की कब्जे की जहां तक बात कर रहे हैं, बाखमुट तो गया, इसको लेकर सवाल भी होगा। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि किस तरीके से बाखमुट पर रूस के कब्जे का डर अब ज़ेलेंस्की का बढ़ता जा रहा है। और महत्वपूर्ण यह है कि बाखमुट पर रूस के कब्जे से समझौते के लिए क्या ज़ेलेंस्की यूक्रेन मजबूर हो जाएगा, और रूस के कब्जे से समझौते के लिए यूक्रेनियंस और वेस्ट का दबाव भी बढ़ेगा। हालांकि बाखमुट पर रूस के कब्जे से यूक्रेनी सेना का मनोबल जरूर घटेगा, और ज़ेलेंस्की का एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए इंटरव्यू में भी समझौते का ये डर साफ तौर पर नजर आया है। हालांकि अभी तक पश्चिम के किसी भी दबाव में ज़ेलेंस्की नहीं है, ये खुद वो बात कह रहे हैं। लेकिन राजन कोचर सर, अब तो ज़ेलेंस्की को ये मान लेना चाहिए। थोड़ी देर पहले 20% यूक्रेन गंवाने की बात तो हम कर रहे थे। राजन कुमार सर, मेरा सवाल इसी को लेकर है। अब ज़ेलेंस्की का ये डर वाकई जायज नहीं है, जहां तक बाखमुट पर वैगनर लड़ाकों का कब्जा हो चुका है। क्या इंतजार कर रहे हैं ज़ेलेंस्की कि आए और बस झंडा फहराएं, क्योंकि सब कुछ तो खंडर में तब्दील हो चुका है। जी बिल्कुल, जहां तक बाखमुट एरिया की बात है, आप उसके ज्योग्राफी को देखेंगे तो तीन तरफ से वो बिल्कुल कब्जे में है। एक जो पश्चिमी इलाका है वो अभी भी खुला हुआ है, जहां पे की फाइट चल रहा है, और एक महीने से लगभग आप देख रहे हैं कि बाखमुट बोले जा रहे हैं। और कई वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक थिंकर का यह भी मानना है कि वो अपने फोर्सेस को मुफ्त में गंवा रहा है यूक्रेन, और बाखमुट को बचाने के चक्कर में जितने रिसोर्सेस यूक्रेन को जा रहे हैं उससे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी भी ज़ेलेंस्की इस इंप्रेशन में है कि बाखमुट से वो शायद रशिया को निकाल पाएंगे, और वेस्ट भी इसी का
इंतजार कर रहा है कि अगर वहां से निकाल पाए तो हो सकता है कि दूसरे इलाके में फिर उसको यूक्रेनियन आर्मी जा सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से जिस ढंग का कब्जा रूस ने कर लिया है बाखमुत पे, अब वहां से उसको निकालना बहुत ही महंगा पड़ेगा। बिल्कुल इंच टू इंच फाइट वहां पे हो रहा है और रशियन बहुत ही इंट्रेंस्ड है वहां पे फोर्सेस, वहां पे निकालना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए बार बार अपनी मांग को भी ज़ेलेंस्की दोहराते आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर भी यही है क्योंकि अब यूक्रेन फ्रांस की आर्म्ड व्हीकल पहुंच चुकी हैं और AMX-10RC को लेकर ये बड़ी खबर आई है। आर्म्ड व्हीकल की ये वीडियो भी अब जारी किए गए हैं। पहली बार AMX-10RC यूक्रेन पहुंचा है। अब यूक्रेनी सैनिकों की बड़ी मूवमेंट का भी वीडियो आपके सामने होगा, जहां देखिए किस तरीके से टैंक्स और दूसरे साजो सामान के साथ यूक्रेनी सैनिक नजर आए और रूस के खिलाफ बड़े काउंटर अटैक की तैयारी के तहत ये तस्वीरें जारी की गई हैं। रूस के खिलाफ बड़े काउंटर अटैक को लेकर तैयारी पूरी है, लेकिन इस बीच लगातार अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा कर रहे हैं जिनका ये मानना है कि आने वाले वक्त में और मुश्किलों का यूक्रेन को सामना करना पड़ेगा अप्रैल और मई को लेकर। इसीलिए हमने कहा एक हफ्ते में काउंटर अटैक को लेकर आज सबसे ज्यादा खबरें हैं और उसी आधार पर जो तस्वीरें जारी कर दावे किए जा रहे हैं, हम एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं जिनका ये मानना है कि आने वाले वक्त में ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। जिनपिंग को कीव में देखना चाहते हैं ज़ेलेंस्की और जिनपिंग को ज़ेलेंस्की ने अब कीव आने का न्योता भेजा है, निमंत्रण भेजा है। हम जिनपिंग को कीव में देखना चाहते हैं, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने इसको लेकर बयान दिया। जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बाद चीन को लेकर हालांकि ज़ेलेंस्की टेंशन में जरूर है, लेकिन इस बीच निमंत्रण दे रहे हैं शी जिनपिंग को आने का। अब कीव में देखना चाहते हैं शी जिनपिंग को और जिनपिंग को ज़ेलेंस्की के इस न्योते को लेकर खबर यह है कि अब जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बाद से ज़ेलेंस्की को उनसे मिलने की बेताबी बढ़ गई है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने जिनपिंग को यूक्रेन आने का निमंत्रण जरूर दिया है और ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू में यह कहा कि वो जिनपिंग को कीव में देखना चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की सक्रियता हाल के दिनों में काफी ज्यादा बढ़ गई है और चीन खास क्यों है, इस पर चर्चा करने से पहले यह भी समझ लीजिए कि किम को यूक्रेन के खिलाफ अपनी फोर्स भेजने के लिए चीन के जिस ऑर्डर का इंतजार है उसको लेकर भी लगातार खबरें आ रही हैं और रूस को सबसे ज्यादा ड्रोन सप्लाई करने का चीन ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो भी चिंता बढ़ा रहा है। अब जिनपिंग के मॉस्को दौरे के दौरान रूस और चीन के बीच कई सैन्य समझौते भी हुए हैं और ज़ेलेंस्की को डर है कि चीन जंग में अगर उतर गया तो यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। विनोद सर, ये डर जायज भी है। अब ऐसे में कीव जिनपिंग को बुलाना क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ज़ेलेंस्की? आइडिया नहीं है मैम, क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई पीस ब्रोकरिंग कर सकता है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया वो है शी जिनपिंग, क्योंकि इंडिया का इस वॉर में इंडिया का रोल जो है बहुत कम है और बाकी कंट्रीज का अपना एक क्या बोलते हैं एक अपना ये साजो सामान बेचने का एक। लेकिन यूएस और नेटो अलायंस क्या इस चीज को मानेंगे कि चीन यहाँ पर बैठकर बातचीत कराने की कोशिश करे? नहीं, चीन के अलावा और कोई पीस ब्रोकरिंग कर ही नहीं सकता और पुतिन इन बाकी और किसी की बात मानने वालों में से नहीं है, तो ये कोई बुरा आइडिया नहीं है एक्चुअली। मॉस्को के बाद जिनपिंग वहां जाए, कीव में जाए और इसको खत्म करे, ये मेरा आग्रह है और सबका आग्रह है। क्योंकि अमेरिका अगर चाहता है कि किस तरीके से ये वॉर खिंचता रहे, ऐसे में चीन की सक्रियता को लेकर सवाल जरूर उठते हैं। हालांकि जिस तरीके की बात हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्या बातचीत अभी भी मुमकिन है, ये एक बड़ा सवाल होगा। यूक्रेनी टैंक ने टारगेट को ध्वस्त करते हुए ये तस्वीरें जारी कर बड़े दावे किए हैं और यूक्रेनी हमले में रूसी फौज को हुआ भारी नुकसान। अब रूसी सैनिकों को निशाना बनाकर जिस तरीके से यूक्रेन एक के बाद एक हमले कर रहा है, ये बड़ी खबरें आ रही हैं और यूक्रेन ने हमले के वीडियो भी जारी किए हैं। एक और तस्वीर आपके सामने होगी जहां यूक्रेनी अटैक के तबाह होते ही रूसी सैनिक भी नजर आए। रशियन सैनिकों की हर मूवमेंट पर जिस तरीके से नजर रखी जा रही है, एक के बाद एक कई ठिकानों पर टारगेट किया गया है और रूसी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि जगह जगह छिपे हुए या अलग अलग मूवमेंट्स पर डटे हुए
रूसी सैनिकों पर कैसे वार किया गया है, ये तस्वीरें जारी की गई हैं और यूक्रेनी टैंक ने टारगेट को कैसे ध्वस्त किया, ये लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है जहां रूसी फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। और वहीं दूसरी एक और तस्वीर जहां रूसी फौज को नुकसान पहुंचाते हुए यूक्रेनी अटैक के बाद रूसी सैनिक भी नजर आए हैं। फाइटर जेट ने युद्धाभ्यास में ताकत दिखाई है। MiG-29, F-16, F-35 राफेल ने उड़ान भरी है। तस्वीरें देखिए। पोलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस युद्धाभ्यास में शामिल बताए जा रहे हैं। लगातार हो रहे युद्धाभ्यास और उसके तहत सामने आ रही ये तस्वीर भी बड़े संकेत देती है। युद्ध के बीच जो हालात हैं उसको लेकर सभी अपने स्तर पर तैयारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगली बड़ी खबर और बड़ा सवाल, क्या दुनिया के सामने न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है? क्योंकि पिछले एक साल में तेजी से एटमी हथियारों का जखीरा भी बढ़ रहा है और एटमी हथियारों पर जारी रिपोर्ट में भी इसको लेकर सनसनीखेज दावे किए गए हैं। अब यूक्रेन वॉर के बाद एटमी हथियारों की होड़ भी कैसे तेज हो गई है, इस बारे में चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन भी आपके सामने होगी, क्योंकि ग्लोबल एटमी जखीरे को लेकर भी अब नॉर्वेजियन पीपल्स एड की तरफ से रिपोर्ट के आधार पर बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से आंकड़ों के लिहाज से भी बैटलफील्ड में और आज के रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच के हालात को समझते हुए ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट के जरिए क्या बड़ा दावा हुआ, इंफॉर्मेशन आपके सामने। 2022 में ऑपरेशनल वॉरहेड की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, ये महत्वपूर्ण बात है। हालांकि इस पर चर्चा करें उससे पहले जान लीजिए कि कैसे सबसे ज्यादा रूस और चीन ने एटमी हथियार बढ़ा लिए हैं और यूक्रेन वॉर के बाद एटमी हथियारों की जो होड़ है उसको लेकर बड़े दावे किए जाते हैं। हालांकि दुनिया में 9 ऑफिशियल न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं और इन 9 के अलावा कुछ और देशों के पास भी एटमी हथियार होने का शक है। हालांकि रेडी टू यूज एटमी वॉरहेड की संख्या के लिहाज से अगर बात करें तो इस वक्त ये आंकड़े हैं 9,576, जो कि एक साल पहले 9,440 बताए जा रहे थे। इन एटमी हथियारों की कुल ताकत को अगर समझना है तो एक और आंकड़े पर नजर डालिए, 1,35,000 हिरोशिमा बॉम्ब के बराबर ये बताया जा रहा है। जीडी बख्शी सर, एक क्विक रिएक्शन इस पर मैं आपका जरूर चाहूंगी, क्योंकि न्यूक्लियर थ्रेट को नजरअंदाज तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसे वक्त में ग्लोबल एटमी जखीरे को लेकर ये रिपोर्ट्स दावे करती है तो क्या संकेत मिलते हैं? नहीं, संकेत मिलते हैं कि आपको केयरफुल होना पड़ेगा और जो जबरदस्ती की दादागिरी दिखाई जा रही है वो महंगी पड़ सकती है। जैसा कि आप जानती हैं कि रिपोर्ट आ चुकी है कि रूस बेलारूस में अपने टैक्टिकल न्यूक्स को स्टेशन करने वाला है। ये अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव है। उसने अभी अनाउंसमेंट की है और जैसे ही ये हो जाता है ये फर्स्ट टैक्टिकल मूवमेंट होगी वेपन्स की टू अ न्यू लोकेशन, जहां से कि उनको फायर किया जा सकता है डायरेक्टली यूक्रेन के कीव के इलाके में और जो और मुल्क हैं आसपास उनको भी टारगेट किया जा सकता है। ये अपने आप में सबसे संगीन खबर है, इसलिए इस पर नजर भी रहती है सर। और आंकड़ों के लिहाज से अगर रिपोर्ट्स ये दावे कर रही हैं उसके संकेत के बारे में तो मैडम या तो आप मुझे बोलने दें, अदरवाइज आई कैन लीव। नो सर, प्लीज कंप्लीट योर। मैडम आप नहीं सुनना चाहती, आई कैन लीव द शो, यू डोंट लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए, रूस के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एटमी जखीरा है, लेकिन मैं समझता हूं कि एटमी लेवल तक जाने के पहले वो अपना कन्वेंशनल जोर लगाएगा। अगले 2 महीनों में आप रूस का काउंटर ऑफेंसिव देखेंगी। अगर वो सक्सेसफुल हो गया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी रूस को न्यूक्लियर वेपन्स तक जाने की। अगर रूस को नुकसान होता है तो फिर रूस ज़रूर इसको जो है कॉन्टेम्पलेट कर सकता है न्यूक्लियर रूबिकॉन को पार करना। अमेरिका से अब न्यूक्लियर वेपन की सूचना रूस नहीं देगा। अगली बड़ी खबर है जहां रूस के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई रेवकोव का भी ये ऐलान है, स्टार्ट संधि के किसी प्रावधान को रूस नहीं मानेगा और स्टार्ट संधि के तहत न्यूक्लियर वेपन का डेटा शेयर करते थे, लेकिन अब अगर ये डेटा शेयर नहीं किया जाता है तो इसको लेकर भी बड़े सवाल जरूर होंगे। हालांकि रूस यूएस में एटमी कनेक्शन कट अगर होता है, इसको लेकर चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने, क्योंकि रूस अब
अब कोई भी न्यूक्लियर सूचना अमेरिका से शेयर नहीं करेगा। और ये साफ हो रहा है, उसी के आधार पर ये बयान दिया जा रहा है, जहां मिसाइल टेस्ट और ड्रिल की जानकारी भी यूएस को अब रूस की तरफ से नहीं मिल सकेगी। और पुतिन ने जिस तरीके से पिछले महीने यूएस के साथ साठ संधि को रद्द करने का फैसला लिया था, उसके बाद इसको लेकर सवाल जरूर उठ रहे थे। हालांकि रूस की इसको लेकर दलील क्या है? यूएस और उसके सहयोगियों का लक्ष्य हमारी हार है, और ऐसे में हम पश्चिम को एटमी हथियारों की जानकारी कैसे दे सकते हैं? चाइना मरीन ब्रिगेड की बड़ी ड्रिल को लेकर अगली तस्वीर आपके सामने होगी। समंदर में टारगेट कर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, और ताइवान के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी में जिस तरीके से चीन जुटा हुआ है, उसके तहत ये खबर महत्वपूर्ण है। ये बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से इस वक्त टारगेट को हिट करते हुए इस पूरी ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है, इसको लेकर भी बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। चाइना मरीन ब्रिगेड की बड़ी तैयारी, समंदर में टारगेट की ये कोशिश, अंधाधुंध फायरिंग कर ये तस्वीरें जारी की गई। और बड़ा सवाल कि क्या ताइवान के खिलाफ अब ऑपरेशन में जुट गया है चीन? चीन को युद्ध के लिए कर रहा हूं तैयार, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का यह बड़ा ऐलान, जहां दुनिया हमें गंभीरता से ले, यह कहना है जिनपिंग का। चीनी पार्लियामेंट की सालाना मीटिंग में शी जिनपिंग का यह बयान सामने आया है, यह कहते हुए कि हमें गंभीरता से लिया जाना अब जरूरी है। लेकिन इस बीच क्या वॉर मोड में है शी जिनपिंग? जिनपिंग के इन 3 ऐलान के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, जहां पहला बड़ा ऐलान हुआ कि मैं चीन को जंग के लिए तैयार कर रहा हूं। दूसरी बड़ी बात कही गई, बदले हालात में दुनिया हमें गंभीरता से ले। और तीसरा महत्वपूर्ण बयान, हमारे जनरल युद्ध के लिए तैयार रहें। अब जिस तरीके से चीन डिफेंस पर फोकस कर रहा है, आंकड़ों के लिहाज से यह समझिए कि चीन के डिफेंस बजट में भी 7.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और पूरे डिफेंस सिस्टम को और आधुनिक बनाए जाने का चीन का इस वक्त किया जा रहा प्रयास, उस पर भी सबकी नजर है। हालांकि डिफेंस में प्राइवेट और सिविलियन संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और शहरों में एयर रेड शेल्टर्स पर काम भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच खास बात यह है कि चीन के राष्ट्रपति ने 4 अलग अलग स्पीच में युद्ध की बात को जिस तरीके से दोहराया है, वो बड़े बातें कह रहे हैं। हालांकि राजन सर, मेरा सवाल इसी बात को लेकर आपसे है, इस ऐलान को देखते हुए बार बार युद्ध की बात करना, क्या कोशिश है यहां पर शी जिनपिंग की? देखिए, शी जिनपिंग की जो लेजिटिमेसी है, जो तीसरे टर्म में वो प्रेसिडेंट बन के आए हैं, तो वो कहना यह चाहते हैं अपनी जनता को कि चीन की इकोनॉमी ट्रैक पे है और चीन की सिक्योरिटी बिल्कुल इंटैक्ट है, यानी कि चीन की सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं। और एक तरह से वो अपने लोगों को यह भी वो कहते आए हैं कि वो ताइवान को जरूर चीन में मिलाएंगे। तो वैसी स्थिति में युद्ध की संभावना निश्चित रूप से बनती है। ताइवान लड़ेगा, ताइवान सीधा चीन से नहीं मिलने वाला है, और ताइवान को सपोर्ट पश्चिमी देश भी करेंगे। तो वैसी स्थिति में चीन बिल्कुल काफी दिनों से युद्ध की तैयारी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चीन को यह भी पता है कि अगर चीन युद्ध करेगा तो उसकी तबाही भी हो सकती है, क्योंकि चीन में बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, सेसेशनिस्ट के इश्यूज हैं। तो चीन उसमें भी फंस सकता है, क्योंकि ज्यादातर पश्चिमी देश चीन को अलग थलग करेंगे, भारत भी अलग करेगा, और जिस ढंग का इन्फ्लुएंस चीन का है वह भी कम हो जाएगा अगर चीन ऐसा कोशिश करता है तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर है, और उसको लेकर भी बड़ा सवाल कि क्या चीन की धमकियों से नहीं डरने वाला अमेरिका? अगली बड़ी खबर, जहां यूएस नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर के कमांडर का यह बड़ा बयान सामने आया है। चीन की ओर से टकराव की वार्निंग पर जवाब दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट एशिया में हमारी मौजूदगी नियमों के हिसाब से है, इसको लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है। अब चीन से डरने वाला नहीं है अमेरिका। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यूएस वॉरशिप पर तनाव को लेकर जिस तरीके से खबर आई, उसके तहत ये बयान भी महत्वपूर्ण है। हमें डराया धमकाया नहीं जा सकता, हम किसी भी फ्रंट पर मजबूर नहीं होने जा रहे हैं, हम यहीं रहने जा रहे हैं, कहीं और नहीं जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय नियमों से उड़ान भरी जा रही है। साउथ कोरियन पोर्ट पर जिस तरीके से यूएसएस निमित्ज पहुंचा है, उसके बाद इसको लेकर कई बड़े सवाल उठे थे, और जापान और दक्षिण कोरिया के साथ ड्रिल जिस तरीके से यूएस कर रहा है, उस पर भी नजर बनाई गई थी। अब यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर चीन की तरफ से मिल रही लगातार वार्निंग के बाद ही इसको लेकर ये सवाल उठ रहे थे। यूएसएस निमित्ज के कमांडर रियर एडमिरल क्रिस्टोफर स्विनी की तरफ से इसको लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है। जीडी बख्शी सर, अमेरिका का ये बयान किस तरीके की चुनौती यहां पर वो देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, आपको याद होगा पिछले साल नैन्सी पेलोसी ताइवान आई थी। उस वक्त बड़ी सरगर्मी हुई थी, चीन ने बड़ी बड़ी धमकियां दी थी, लेकिन एक छोटा सा ब्लॉकेड टाइप प्रैक्टिस करने और मिसाइल फायरिंग के अलावा वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि चीन अभी पूर्ण रूप से हमले के लिए तैयार नहीं है।
यूक्रेन में जो हमलावर फौजों की नुकसान हुआ है उसको देखकर भी चीन थोड़ा सा सहम गया है। ठीक है, कहा जा रहा था कि 2025 तक चीन तैयार हो जाएगा हमले के लिए। अभी वो अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा है। अभी इन नंबर्स टर्म उसकी लार्जेस्ट नेवी हो गई है जो यूएस नेवी से बड़ी है, लेकिन इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जहाज हैं जी। तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स में तो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं, अभी 3 इनके पास हैं जो भी अभी पूर्ण रूप से ऑपरेशनल नहीं है। 5 की बात हो रही है। जल्द से जल्द जो हमला था, लोगों को अंदेशा था कि चीन जो है वो 2025 या 27 के आसपास करेगा, लेकिन लगता है चीन एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि शी जिनपिंग साहब और ये बहुत रेपिटेटिव भी उसकी तरफ से रहा है।